अगले 1000 साल में हिंदुस्तान में क्या होने वाला है? लाल किले की प्राचीर से मोदी ने 1000 साल की बात क्यों की? मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को क्या याद दिला रहे थे? वो एक गलती क्या थी जिसकी वजह से सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा भारत एक गरीब देश बन गया? सन 47 में आजाद होने के बाद कांग्रेस को रिफॉर्म लाने में 44 साल का वक्त क्यों लग गया? नेहरू और इंदिरा गांधी ने हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन हुआ क्या? मोदी ने 9 साल में कैसे देश को टॉप 5 जीडीपी वाले देशों में लाकर खड़ा कर दिया? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आप जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 में देश के सबसे बड़े चुनाव हैं, लेकिन मोदी 24 की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी उसके बाद होने वाले 2029 के चुनाव की भी बात नहीं कर रहे हैं। मोदी तो 1000 साल आगे की बात कर रहे हैं। मोदी 3023 के भारत की बात कर रहे हैं। 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं। एक ऐसी संधि पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुविधा में जीना है। और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है। और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है। युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी क्यों 1000 साल आगे की बात कर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें 1000 साल पहले के कालखंड को समझना जरूरी है। ये वो कालखंड था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे भारत पिछड़ता गया और गरीबी के दलदल में फंसता गया। ऐसा क्यों हुआ? मोदी इसी की याद दिला रहे हैं। जब हम इतिहास की तरफ नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है। और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है 1000-1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो, लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही है। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को गलता न रखा हो। आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे।
लाल किले की प्राचीर से मोदी 1000 साल पहले की उस भूल का जिक्र कर रहे थे जिसने धीरे धीरे भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। साल 1001 में सबसे पहले महमूद गजनवी ने हिंदू राजा जयपाल पर आक्रमण किया। जयपाल पेशावर के राजा थे जो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन मुस्लिम आक्रांता गजनवी के खिलाफ भारत के हिंदू राजा एक नहीं हुए। नतीजा जयपाल की हार हुई और गजनवी अपने पहले ही हमले में 8.5 लाख सोने की मोहरें लूट कर ले गया। सोने की हर मोहर का वजन 120 ग्राम था। मतलब गजनवी ने अपने पहले ही आक्रमण में 1,02,000 किलो सोना लूटा। अगर आज के हिसाब से उस लूट की कीमत लगाएं तो करीब 56,000 करोड़ रुपए बैठती है। गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किया और सोमनाथ मंदिर से 20 लाख सोने के सिक्के लूटे। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार उसे हराया, लेकिन हर बार माफ कर दिया। 17वीं बार 1192 में तराइन की लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस युद्ध में जयचंद ने गौरी का साथ दिया। इसके बाद भी भारत के छोटे छोटे राजाओं ने अपनी गलती नहीं सुधारी और मुस्लिम आक्रांता लगातार लूट खसौट करते रहे। उसके बाद मुगलों ने लूटा और फिर 200 साल तक अंग्रेजों ने लूटा। 1700 में जब अंग्रेज भारत आए तो भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,305 प्रति व्यक्ति थी, जबकि ब्रिटेन की $1,137 प्रति व्यक्ति। लेकिन 1947 जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जीडीपी $82 प्रति व्यक्ति रह गई, जबकि ब्रिटेन की जीडीपी $1,300 प्रति व्यक्ति पहुंच गई। 200 साल में अंग्रेजों ने भारत से $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूटी। मोदी लाल किले से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को यही बता रहे हैं कि अगर 2024 में देश ने पहली वाली गलती दोहराई तो 2014 से लेकर 2023 तक देश ने तरक्की की जो ट्रेन पकड़ी है वो पटरी से उतर सकती है। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, ये अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। नरेंद्र मोदी की बात कितनी गहरी है, इसे समझने के लिए गुलामी से पहले वाले भारत की आर्थिक ताकत को समझना जरूरी है। पूरी दुनिया में सिक्का चलता था। 1 ईस्वी में दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा 32% था, 1000 ईस्वी में 29% और 1500 ईस्वी में 24% था। 1600 ईस्वी में भारत का हिस्सा 23% था। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब देश 1947 में आजाद हुआ तो भारत का दुनिया की जीडीपी में हिस्सा घटकर 3.8% रह गया। लेकिन मोदी के 9 साल में भारत ने एक बार फिर तेजी से तरक्की की और आज भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने जीडीपी में उसी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है जिसने भारत को कंगाल किया था। मोदी लाल किले से यही समझा रहे थे कि 2024 में कोई ऐसा फैसला न करें कि देश को फिर पीछे मुड़कर देखना पड़े। उन्होंने 3D के जरिए इसे समझाया कि 2047 तक विकासशील भारत कैसे विकसित भारत बनेगा। पहला डी डेमोक्रेसी, दूसरा डी डेमोग्राफी, तीसरा डी डाइवर्सिटी। पहले डी से मतलब कि भारत में मजबूत लोकतंत्र है जहां सबको तरक्की के समान अवसर हैं। दूसरे डी का मतलब कि दुनिया में 30 साल के नौजवानों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है जिनमें मेहनत की क्षमता और आगे बढ़ने का विजन है। आज
हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या। लेकिन जो विजन और सृजन 2014 के बाद मोदी लेकर आए और भारत का दुनिया में फिर डंका बजने लगा, क्या उसकी शुरुआत 1947 में आजादी के फौरन बाद नहीं हो सकती थी? जबकि आजादी के बाद लाल किले से ज्यादातर भाषण गांधी खानदान ने ही दिए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से 17 बार देश को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले से भाषण दिया। मनमोहन सिंह ने 10 बार लाल किले से संबोधित किया। जबकि गैर कांग्रेसी नेताओं में मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 10 बार लाल किले से देश को संबोधित किया है। तब और आज, मतलब नेहरू के दौर और मोदी के दौर में क्या फर्क है? तब गरीबी का जिक्र जरूर होता था, लेकिन गरीबी हटाने पर काम नहीं होता था। तब दुनिया में अगर कहीं जंग छिड़ जाती थी तो नेहरू उसे महंगाई और भुखमरी से जोड़ देते थे। लेकिन मोदी के समय में भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, लेकिन भारत अन्न संकट का सामना नहीं कर रहा, बल्कि 80 लाख भारतीयों को फ्री में राशन दे रहा है। दुनिया में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। एक ऐसे जकड़ गए हम उसमें कुछ और दुनिया के वाकयात। अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। लेकिन उसी के साथ ये भी बात है, और ये हमारे काबू की बात है, कि हमारे मुल्क ही में बाज लोग ऐसे कि जो अपने खुदगर्जी के लिए, अपनी लालच में ऐसी बातें उन्होंने की कि खुद फायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन, इसमें भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, आज जो भारत ने परिस्थिति पैदा हुई है, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। दोस्तों, अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में, और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है। देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले परिवार से मोदी सवाल पूछ रहे हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, फिर रिफॉर्म 1991 में क्यों लागू हुए, कांग्रेस को 44 साल क्यों लगे? मोदी सवाल पूछ रहे हैं कि देश ने गरीबी हटाने और विकसित भारत बनाने के लिए नेहरू को 1947 से 1964 तक का टाइम दिया, मतलब 17 साल दिए। फिर मोदी तो सिर्फ 2014 से 2029 तक का वक्त मांग रहे हैं। क्या देश उन्हें 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का विकसित भारत बनाने के लिए 16 साल भी नहीं दे सकता? मोदी तो नेहरू से 1 साल कम का वक्त ही मांग रहे हैं। मोदी और नेहरू के विजन में एक और फर्क यह है कि नेहरू गरीबी के लिए हिंदुस्तानियों के आलस को दोषी ठहराते थे, जबकि मोदी को हिंदुस्तानियों के सामर्थ्य पर पूरा यकीन है। हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते हैं। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई हैं और अकल से हुई हैं। कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं
विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है। और ये विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी चाह रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।